इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में। बिजनेस इनकम या प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल रिसीट जो होती है वो टैक्सेबल इनकम नहीं होती है। बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं। यूँ तो कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफ़र किए तो उस पर जो गेन हो रहा है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैपिटल गेन में आता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बिजनेस इनकम की। तो बिजनेस में अगर आपको कोई कैपिटल रिसीट हुई है तो उसको आप एज ए इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल रिसीट जो होती है वो या तो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से या सेल करने से होती है, और या फिर आपने मान लीजिए कोई अमाउंट रिसीव की है एज ए लोन और वो रिसीव की है कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए, तो फिर आप उसको लोन के रूप में बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसे इनकम नहीं मानते हैं, वो कैपिटल रिसीट हो गई। तो बिजनेस इनकम या बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में केवल रेवेन्यू रिसीट ही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर की जाती है। अब कैपिटल रिसीट क्या होती है? एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल और ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। कैपिटल एसेट में बी मूवेबल और इमूवेबल। कोई भी अमाउंट जो आपको कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करने से या सेल करने से हो रही हो तो वो कैपिटल रिसीट होगी, और जो कैपिटल एसेट आपको खरीदनी है, एक्वायर करनी है, वो मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है। मूवेबल के क्या एग्जांपल है? जैसे व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया, इसको आप मूव कर सकते हो। ज्वेलरी हो गई, इसको मूव कर सकते हो। इमूवेबल कैपिटल एसेट का एग्जांपल क्या होगा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, जिनको आप मूव नहीं कर सकते। अब एक बिजनेस एंटरप्राइज में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर यानी जो कैपिटल एसेट है, इनको सेल करने से जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुई वो कैपिटल रिसीट कहा जाएगा। तो वो कैपिटल रिसीट आप बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे, न कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो, इनकम के रूप में शो करेंगे। अब कैपिटल रिसीट का फीचर क्या है? कैपिटल रिसीट एक नॉन रिकरिंग इनकम होती है, यह कहना चाहिए कि ओकेजनल इनकम होती है, यानी जो रोज रोज नहीं होती, कभी कभार ही होती है, क्योंकि कैपिटल एसेट आप रोज रोज नहीं खरीदते हैं, और न ही कैपिटल एसेट को रोज रोज आप बेचते हैं, कभी कभार ही खरीदते हैं, कभी कभार ही बेचते हैं। तो ये इसका एक बड़ा फीचर है कि ये नॉन रिकरिंग होती है, ओकेजनल होती है, और ये कैपिटल एसेट को सेल करने के लिए के अगेंस्ट में ही होती है। या फिर आपने कोई अमाउंट रिसीव किया जो कैपिटल एसेट एक्वायर करने के लिए आप यूज करेंगे, जैसे बैंक से लोन लिया। किस लिए लोन लिया? लैंड खरीदने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, व्हीकल्स खरीदने के लिए, फर्नीचर फिक्चर्स बनाने के लिए, और बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस के जो दूसरे एसेट है उनको परचेज करने के लिए। तो ये जो आपने लोन लिया है कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए, तो इट इज योर कैपिटल रिसीट एंड यू विल शो इट इन लायबिलिटी साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। तो ये कैपिटल रिसीट हो गई। अब आते हैं रेवेन्यू रिसीट पे कि रेवेन्यू रिसीट किसे कहा जाएगा। आप डे टू डे ऑपरेशंस में जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं अगेंस्ट सेल ऑफ योर प्रोडक्ट्स और प्रोविजन ऑफ योर सर्विसेज। आप मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, एक लॉयर हैं, और डे टू डे बिजनेस में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको जो भी इनकम रिसीव हो रही दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। जैसे एक कार गैरेज है जो कारों की सर्विसिंग करता है, तो वो जो भी उसको लेबर चार्जेस मिलेगा दैट विल बी, या सर्विस चार्जेस मिलेगा दैट विल बी रेवेन्यू रिसीट। और कार में जो भी स्पेयर पार्ट है जो उसने खरीदे होंगे
वो उसमें कार में लगाएगा और बिलिंग करेगा कस्टमर को। तो ये जो डे टू डे बिजनेस में सेल हो रही है स्पेयर पार्ट की, इट विल बी रेवेन्यू रिसीट। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू रिसीट होती है। तो कैसे होती है कि सिटीजन से टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, या जैसे सिटीजन्स को कुछ सर्विसेज दी जाती है और बदले में फीस ली जाती है, सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट की क्या नेचर होती है कि ये डे टू डे ऑन गोइंग होती है, रिकरिंग होती है और फ्रिक्वेंटली होती है। ये पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट की जाती है ताकि उस अकाउंटिंग पीरियड का ट्रू प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा सके और उस ट्रू प्रॉफिट या लॉस से उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जा सके और टैक्स पे किया जा सके। तो रेवेन्यू रिसीट का जो कंसेप्ट है वो अकाउंटिंग और टैक्सेशन पर्पज से ज्यादा है। और सिमिलरली कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी आप इसीलिए ध्यान रखते हैं, कंप्लायंस करते हैं, ताकि बिजनेस की इनकम सही ढंग से कैलकुलेट की जा सके, प्रॉफिट सही ढंग से कैलकुलेट किया जा सके, कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट में मर्ज नहीं किया जाए ताकि आपका परफॉर्मेंस डिस्टॉर्ट नहीं हो। रेवेन्यू रिसीट की क्या एग्जांपल है? जैसे आपने गुड्स सेल किया है या प्रोडक्ट सेल किए हैं, उसके अगेंस्ट में आपको कोई अमाउंट मिली है, या सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसके अगेंस्ट में कोई अमाउंट मिली है, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। इसी ढंग से मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया, किसी कस्टमर को या किसी एम्प्लॉय को, और उससे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही इट विल बी योर रेवेन्यू रिसीट। फिर आपको कोई कमीशन मिला, यानी आपने किसी दूसरे बिजनेसमैन का, दूसरे बिजनेस हाउस का, या कहना चाहिए कि किसी कंपनी की आपने कोई एजेंसी ली और उसके जो प्रोडक्ट थे वो सेल किए और उस कंपनी ने या दूसरे बिजनेस हाउस ने आपको कुछ कमीशन दिया, तो दैट कमीशन रिसीव्ड विल बी योर रेवेन्यू रिसीट। या आपके पास में कोई स्पेयर एसेट अवेलेबल है या स्पेयर हाउस प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं और उसका आपको रेंट रिसीव हुआ, गोडाउन का, वेयर हाउस का, फैक्ट्री प्रेमाइसिस को आपने रेंट पे दे रखा, थोड़ा सा एक पोर्शन है वो किसी को रेंट पे दे रखा है, उससे रेंट रिसीव हो रहा, तो इट विल बी रेवेन्यू रिसीट। और अगला एग्जांपल है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे आपको किसी को कोई पेमेंट करना है, एक टाइम पीरियड के पहले आपने अपने सप्लायर से माल खरीदा और सप्लायर ने कहा कि अगर आप मुझे 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप 24 घंटे के अंदर पेमेंट करने के तो मैं 4% डिस्काउंट दूंगा। यानी अगर आप 24 घंटे के अंदर पेमेंट कर रहे हैं माल खरीदने के, तो आप मान लीजिए 100 रुपीज का माल खरीदे तो 96 रुपीज ही आपको पे करने हैं, जबकि मार्केट वैल्यू उस गुड्स की 100 रुपीज है। तो ये जो 4 रुपए आपने कम पे की है, ये आपकी इनकम है और इसको डिस्काउंट रिसीट के रूप में आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा एंड इट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। तो ये था कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस। इसको समझने के लिए आप एक एनरॉन की केस स्टडी भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं या और डिटेल्स पता कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया कि अनसिक्योर्ड लोन को रेवेन्यू रिसीट के रूप में शो किया और अपनी इनकम बढ़ी हुई बता दी, और जब वो अनसिक्योर्ड लोन उनको पे करने पड़े तो उनको एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, और जिस साल एक्सपेंडिचर में दिखा दिया उस साल उनके ह्यूज लॉसेस हुए, तो कंपनी बंद हो गई और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, ऑडिटर्स थे, उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी लिए गए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को या जो लॉ के कंप्लायंस हैं उनको आप नहीं करते, इग्नोर करते हैं और अपनी मन मर्जी से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में या लॉ के प्रोविजंस में तोड़ मरोड़ करते हैं, तो उसका रिपरकशन ये होता है कि आपका प्रॉफिट या लॉस अकाउंट ट्रू पोजीशन शो नहीं करता है, ट्रू परफॉर्मेंस शो नहीं करता है, और जब करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं तो उस केस में आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है और कैश फ्लो की गड़बड़ियों से आपका बिजनेस शट डाउन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अकाउंटिंग मेथड्स। अकाउंटिंग मेथड्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैश सिस्टम, दूसरा होता है एक्रूअल सिस्टम। अब कैश सिस्टम में क्या होता है? कैश सिस्टम में
इनकम तब रिकॉग्नाइज की जाती है, तब रिकॉर्ड की जाती है, तब एंट्री पास की जाती है जब आपको वो इनकम कैश के फॉर्म में रिसीव हो जाए। कैश के फॉर्म में रिसीव होने का मतलब ये भी है कि आपको आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाए, तो आप इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं, इनकम को मानते हैं, इनकम की एंट्री करते हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस को कब मानेंगे? जब एक्सपेंस आप पे कर दें, या तो कैश में पे कर दें यूजिंग करेंसी नोट्स, या बैंक अकाउंट का यूज करते हुए आप चेक इश्यू कर दें, डिमांड ड्राफ्ट बनवा दें और उसको हैंड ओवर कर दें, या NEFT कर दें, RTGS कर दें, IMPS कर दें, UPI से पेमेंट कर दें। तो आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या सप्लायर है उनको आप इस तरीके से जब पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को आप अपना एक्सपेंस मान लेते हैं और उसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एक्सपेंस करते हैं। तो जब इनकम रिसीव होती है तो आप उसको जब इनकम कैश के फॉर्म में रिसीव होती है या बैंक अकाउंट में रिसीव होती है तो आप उसको इनकम मान लेते हैं। जब आप कैश में पेमेंट करते हैं या बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसे आप एक्सपेंस मान लेते हैं। अब इस कैश सिस्टम में क्या होता है कि जो मैचिंग कंसेप्ट होता है, यानी प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही एडजस्ट हो जानी चाहिए, प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में एडजस्ट हो जाने चाहिए थे, और करंट ईयर के इनकम एक्सपेंसेस इसी साल एडजस्ट होने हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। तो ये बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कैश में, क्योंकि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर आपने कोई गुड्स सेल किया, प्रोडक्ट सेल किया और उसका आपको पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट करंट ईयर में मिल रहा है, तो कैश सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको करंट ईयर की इनकम मानेंगे। और मान लीजिए इस साल आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया या सर्विस प्रोवाइड किया और उसका पेमेंट आपको नहीं मिला, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? वो जो आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं या सर्विस प्रोवाइड किए हैं उसका जो पेमेंट आपको आना है उसको आप इनकम के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक तरह से खिचड़ी बन जाती हैं कि आपकी जो इनकम है वो प्रीवियस ईयर के भी हैं, करंट ईयर के भी हैं, नेक्स्ट ईयर के भी हैं, और आपके जो एक्सपेंसेज हैं वो प्रीवियस ईयर के भी हैं, करंट ईयर के भी हैं, नेक्स्ट ईयर के भी हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर का कुछ ऐसा खर्चा हो जो आपने पे कर दिया हो। अब चूंकि कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसी अकाउंटिंग पीरियड में उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस है वो करंट ईयर में बुक हो गया। तो इस तरह से मैचिंग कंसेप्ट इसमें बड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका ट्रू प्रॉफिट नहीं बताएगा। यानी इस साल का अगर मान लीजिए आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया तो वो फिर इसी साल की इनकम और इसी साल की एक्सपेंसेस शो नहीं करेगा। वो नेक्स्ट लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर सभी की इनकम शो करेगा और सभी ईयर की इनकम के, सभी ईयर के एक्सपेंसेस शो करेगा। तो आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो ट्रू प्रॉफिट नहीं होगा। सिमिलरली जो बैलेंस शीट है वो भी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगी, क्योंकि उसमें पुराने साल के क्रेडिटर्स भी हैं जिनको आपने पेमेंट नहीं किया था या इस बार कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर के क्रेडिटर्स भी हैं, लास्ट ईयर के डेटर्स भी हैं जिनसे पेमेंट मिला। तो बैलेंस शीट भी आपकी कोई ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो नहीं करेगी। और बैलेंस शीट में भी वही एसेट्स, वही लायबिलिटी जाएगी जिनका आपने एक्चुअली पेमेंट किया है। अब कैश सिस्टम कहाँ फॉलो सुटेबल रहता है? जहाँ पे आपका बिजनेस का स्केल बहुत छोटा है, जैसे पान की दुकान हो गई या रोड साइड कोई टी स्टॉल हो गया या रेस्टोरेंट हो गया। तो इन केसेस में क्या होता है कि इनकी जो प्रोडक्ट की कीमत है वो कम रहती है, जनरली कम रहती है, और एक्सपेंसेस भी छोटे छोटे रहते हैं। तो जो इनको कैश मिल गया वो इनकम होगी, जो पेमेंट कर दिया वो एक्सपेंस हो गया। तो ये कैश सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं, और कुछ प्रोफेशनल भी कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल के केस में क्या होता है, जब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं तो जनरली वो अपने कस्टमर से फॉलो अप नहीं लेते हैं कि हमें पेमेंट करो हमारी सर्विसेज का। कस्टमर की इच्छा हुई, क्लाइंट की इच्छा हुई तो पेमेंट कर दिया, नहीं इच्छा हुई तो उसी टाइम नहीं करके बाद में करता है वो।
तो ये लोग क्या करते हैं कि जिस साल इनको पेमेंट मिलता है उस साल इनकम मान लेते हैं, और खर्चे का जहाँ तक सवाल है तो ये लोग जो जो भी पेमेंट करते जाते हैं उसको खर्चे में बुक करते जाते हैं। तो जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, स्मॉल बिजनेस मैन और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल, ये कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे अकाउंटिंग सिस्टम पर, जिसे मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है या एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या एक्रूअल इनकम, एक्रूअल ऑफ इनकम हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। वंस यू आर एंटाइटल्ड टू गेट सम अमाउंट फ्रॉम समबडी, देन इट इज कॉल्ड एक्रूअल ऑफ इनकम। तो अगर आपको किसी अमाउंट को, किसी इनकम को रिसीव करने का एंटाइटलमेंट मिल चुका है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, तो ये कहा जाता है कि इनकम आपको एक्रू हो गई है। और इनकम एक्रू हो गई है तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड की है तो फिर आप उसको टैक्सेबल इनकम में भी इंक्लूड कीजिए और टैक्स कैलकुलेट कीजिए, टैक्स पे कीजिए। इसी ढंग से एक्सपेंसेज, वंस यू हैव टेकन सर्विसेज ऑफ समबडी और वंस यू हैव ऑब्टेन्ड गुड्स और प्रोडक्ट फ्रॉम समबडी, देन यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे हिम और हर। तो अब आप क्या करना है, आपको एक्सपेंस बुक करना है। तो अगर आपको इनकम रिसीव करने का राइट मिल गया है, एंटाइटलमेंट मिल गया है, और एक्सपेंस पे करने का, एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ चुका है, तो इट इज द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड के एक्सपेंसेस भी आप इनकम के अगेंस्ट में मैच करते हो। तो जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो तो ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है, प्रॉफिट या लॉस। और जब बैलेंस शीट बनाते हो तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स और लायबिलिटीज, वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करती हैं। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किस लिए की जाती है, ताकि आपको जो भी इनकम हुई है, जो रेवेन्यू मिली है, उसको आप कॉस्ट के साथ में मैच कर सकें और नेट इनकम उस एंटरप्राइज की कैलकुलेट कर सकें, न कि सिंपली कैश रिसीट और कैश पेमेंट की कोई लिस्ट बना सकें। तो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपका ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। अब कोई कॉस्ट आपने इनकर कर ली, यानी आपने कोई एक्सपेंस कर लिया है और उसका बेनिफिट, उसकी इनकम आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिली, तो आप क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आप उस एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड में शो करने के बजाय बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में शो कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको नहीं मिला है करंट ईयर में, वो बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर जब आपको उसका बेनिफिट मिलता है तो आप नेक्स्ट बैलेंस शीट से उसको हटाकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो कर देते हैं। और क्योंकि उस साल की जो इनकम है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम, वो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते हो, तो नेक्स्ट ईयर की इनकम और एक्सपेंस दोनों मैच हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया जिसका कोई बेनिफिट न करंट ईयर में मिला है, न नेक्स्ट ईयर में मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो फिर आपको आप उस एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के रूप में बुक कर देते हैं और उसका इफेक्ट जो भी है वो करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस अकाउंट पर ले लेते हैं। तो इस ढंग से हमने कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन किया। इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, ताकि उन डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जा सके और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। थैंक यू।